हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड हिस्ट्री क्लास सिक्स। कल हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर टू पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने सोर्सेज के बारे में देखा था हिस्ट्री के, और कुछ और चीज़ों के बारे में वहाँ पर पढ़ा था। तो उस चैप्टर को भी एक बार ज़रूर पढ़ लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। यहाँ आज हम चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। सबसे पहले कल हमने जैसे देखा था कि चैप्टर फर्स्ट में भी यहाँ एक प्रश्न दिया गया था और उस प्रश्न के आधार पर पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास किया गया था। वैसे ही यहाँ पर इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन का पर्पज ये है कि यहाँ पे तुषार का उदाहरण लिया गया है। तो रेल यात्रा के दौरान तुषार को एक ख्याल आया कि क्या प्रारंभिक समय में जब ट्रेन नहीं थी या बस नहीं थी या इतनी तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तब क्या मानव एक ही स्थान पर रह कर के अपना पूरा जीवन गुजार लेता था या वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि मानव एक जगह पर नहीं रहता था, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाता था। हालांकि यात्रा इतनी तीव्र नहीं होती थी, यात्रा इतनी सुगम नहीं होती थी और ज़्यादातर यात्रा व्यक्ति को पैदल मार्गों से ही तय करनी होती थी। तो आरंभिक मानव के संदर्भ में हम आज ये देखने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट, कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट जो है कोई बहुत बड़ा डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। मैं सीधे सीधे इसके कंक्लूज़न पर आ जाता हूँ। बात ये है कि आखिर आदि मानव इधर उधर क्यों घूमता था या आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। कल हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था कि आरंभिक मानव जो था वो आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, जिसका मतलब था कि वो शिकार करके अपना जीवन चलाता था। तो निश्चित सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो शिकार पर आधारित है तो वो एक जगह पर नहीं रह सकता है। दूसरा आदिमानव जो है वो फल फूल कंद मूल इन सभी चीज़ों पर आधारित था। वो कुछ उगाता नहीं था, वो प्रकृति से मिलने वाले भोजन पर आधारित था। तो अब मानव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा क्यों करता था, तो इसके 4 कारण जो है यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर आदि मानव या आरंभिक मानव एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहता था तो वहाँ जो पेड़ पौधे फल वगैरह या जानवरों को खाकर वो समाप्त कर लेता था, इसलिए उसको भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब व्यक्ति कुछ उगा नहीं रहा है और एक स्थान पर लंबे समय तक है, तो निश्चित सी बात है कि जब वो नए संसाधनों का निर्माण नहीं कर रहा है तो जो संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों को वो ऑलरेडी समाप्त कर चुका होगा कुछ समय बाद। तो एक तो ये कारण था कि जब भोजन खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह की यात्रा करता था। दूसरा कारण ये था कि मानव जो है वो शिकार के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करता था, और जो जंगली जानवर थे वो कुछ मानव से बहुत ज़्यादा तीव्र थे, जैसे हिरन वगैरह का शिकार किया करता था। अब हिरन एक जगह पर तो नहीं रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और मानव का भोजन का आधार वही है, इसलिए मानव उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तीसरा बड़ा बड़ा कारण यहाँ पे मौसम का भी है। अगर मौसम हम देखें तो हर मौसम में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर फल फूल उगते हैं। फल फूल पर भी मानव के जीवन का एक बड़ा भाग आधारित था, इसलिए निश्चित सी बात है कि जिस मौसम में जहाँ जैसे फल फूल होंगे उसके अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। और चौथा कारण मानव का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो है पानी। पानी की संभावना के लिए व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किया करता था। तो आरंभिक मानव यात्रा करते थे, यात्रा इतनी तीव्र नहीं थी और यात्रा के ये कुछ प्रमुख कारण थे। सबसे पहले यहाँ हमारे पास सेकंड पॉइंट दिया गया है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे हम जानते हैं। तो आपको कल पुरातत्वविद बताए थे जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर लकड़ियों और हथियारों के औजार बनाए हों। पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी। आरंभिक मानव के बारे में लिखित जानकारी कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास है वो उनके उपकरणों से हम देख रहे हैं या उस समय की जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि उस दौर में व्यक्ति को लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी पुस्तक में आरंभिक मानव के बारे में लिखा गया है। जो जो स्रोत हमको मिलते जाएंगे हम उन स्रोत के आधार पर पढ़ते चलते हैं।
यहाँ आरंभिक मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ पत्थर के औजारों को दर्शाया गया है। ये अलग अलग कालखंड के औजार हैं और इन औजारों के बारे में यहाँ लिखा गया है। जैसे यहाँ पर आपको बताएं तो ये सबसे प्राचीनतम औजार हैं, ये उसके बाद निर्मित किए गए हैं, ये उसके बाद के कालखंड के हैं, ये लगभग 10,000 साल पहले हैं और ये प्राकृतिक तौर पर पत्थर नदियों के किनारे पाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग व्यक्ति करता था। अब बात आती है कि इन पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो उसके लिए भी यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं। अब आप इन दोनों चित्रों से समझ सकते हैं। पहला चित्र आप देखोगे तो ये पेड़ की जड़ से जो है पत्थर के औजार के माध्यम से खाने के लिए उपयोगी वस्तुएं निकाली जा रही है। दूसरा चित्र अगर आप देखोगे तो ये एक जानवर की जो खाल है उसको सिलने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अपने भोजन के लिए या फिर अपने लिए वस्त्र निर्माण के लिए या फिर शिकार के लिए मानव जो है इस प्रकार के पत्थर के औजारों को बनाता था। अब ये जो वस्त्र के रूप में सिलने का कार्य कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो है जानवर की खाल को ओढ़ करके अपने को सर्दी से बचाता था, मौसम की अलग अलग परिस्थितियों से बचाता था। लेकिन उसे सिलेगा कैसे, तो उसको सिलने के लिए भी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ जड़ से अगर कुछ खाने योग्य वस्तुएं निकालनी है तो उसको खोदने के लिए भी पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप समझते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, रहने की जगह निर्धारित करना। भाई सीधी सी बात है कि व्यक्ति हमेशा खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकता है। आपको मैप में कुछ लाल त्रिकोण वाले स्थान दिखाए गए हैं जहाँ पर आखेटक या खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। और अगर हम लाल त्रिकोण वाले स्थानों को देखेंगे तो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कहीं पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मानव संस्कृति हमेशा नदी झीलों के किनारे विकसित हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंडिकेट की गई हैं जो आपको नोट करनी है, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। आपके पास काफ़ी बार पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का स्थल है। तो आप देखोगे यहाँ जो रेड कलर से मार्क किया गया है ट्रायंगल के तौर पर, वो आपको बताए गए हैं पुरापाषाणिक पुरास्थल। पुरापाषाणिक पुरास्थल का मतलब क्या है? पुरापाषाण काल मतलब स्टोन एज का सबसे स्टार्टिंग टाइम, यानी आदि मानव के जीवन का सबसे शुरुआती समय जो है उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। फिर पुरापाषाण काल के बाद हमारे पास जो अगला काल आता है उस काल को हम लोग नवपाषाण काल, महापाषाण काल इस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो यहाँ जो रेड कलर से इस प्रकार से ट्रायंगल के तौर पर दिखाए गए हैं ये पुरापाषाणिक पुरास्थल है। फिर आपके पास जो इस प्रकार से ब्लू बॉक्स के अंतर्गत दिखाए गए हैं ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। जो ग्रीन कलर के सर्कल से दिखाए गए हैं ये आपका महापाषाणिक पुरास्थल है। और ये इस प्रकार का जो आपके पास डायमंड का शेप है ये आरंभिक गांव वगैरह दिखाए गए हैं और स्टार से यहाँ पर जो है आधुनिक नगरों को मार्क किया गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पुरापाषाणिक पुरास्थल, उनमें एक तो आपके पास कुरनूल गुफाएं हैं, जैसा आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कुरनूल गुफाएं, ये पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये वो स्थान है जहाँ मानव जो है निवास किया करता था। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये हुंसगी का क्षेत्र है, यहाँ पर मानव के निवास की पुष्टि होती है। या फिर अगर आप थोड़ा सा इसमें हम ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो कल हमने बात की थी कि भीमबेटका, जहाँ मानव ने नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले रहना शुरू किया था। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ मानव के निवास की पुष्टि समय समय पर हुई है। अब मानव निवास की पुष्टि इन क्षेत्रों से हुई है तो इन क्षेत्रों के बारे में हम जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ आप देखोगे तो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं कुछ, जैसे आप दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेयमपल्ली है, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। जैसे आपके पास यहाँ पर ये क्षेत्र है हल्लूर का, जैसे यहाँ पे कोल्डीवा है, जैसे महागढ़ा है, जैसे चिरांद है, जैसे दाओजली हेडिंग है, जैसे मेहरगढ़ है, या फिर जैसे आपके पास बुर्ज होम है। तो ये आपसे पूछता है, आपके पास माना अगर क्वेश्चन दे दिया कि भीमबेटका किस प्रकार का पुरास्थल है, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि ये पुरापाषाणिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाणिक है। तो भीमबेटका आप देख रहे हैं कि रेड कलर से मार्क किया है पुरापाषाणिक है। जो ये ब्लू कलर से मार्क किए हैं
वो आपके पास नवपाषाणिक है। तो जैसा आपको बोल दिया चिरांद किस प्रकार का स्थल है, तो आपको बताना है नवपाषाणिक है। ये आपको पता होने चाहिए स्थल, ये आपको नोट कर लेने हैं कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है, कौन सा नवपाषाणिक स्थल है, हालांकि ये आगे भी आएगा आपके पास, और कौन सा महापाषाणिक स्थल है। जैसे ब्रह्मगिरी है, यहाँ पे ये महापाषाणिक स्थल है, आदि चंदलूर है ये आपका महापाषाणिक स्थल है। इस प्रकार से ये आपके कुछ महापाषाणिक स्थल इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आरंभिक गांव वगैरह भी यहाँ मार्क किया गया है, जैसे इनाम गांव है यहाँ पर, तो ये आरंभिक गांव है जिसके बारे में यहाँ दिया गया है हमारे पास महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसके अलावा आधुनिक नगर दिए गए हैं, कुछ स्टार से मार्क किए गए हैं, मुंबई और कोलकाता वगैरह, ये हमारे पास आधुनिक नगर के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं, चूँकि पत्थर के उपकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पत्थर अच्छे मिल सकें। जहां लोग पत्थर के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। तो निश्चित सी बात है कि पत्थर एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जीवन का, तो ज़्यादातर ऐसी जगहों को मानव ढूंढने का प्रयास करता था जहां पर जो है अच्छा पत्थर मिलता हो जिससे औजार बनाया जा सकता था। जहां पत्थरों के औजार बनते थे उनको उद्योग स्थल कहा गया है। अब अगर आप यहाँ पे भीमबेटका के बारे में देखेंगे तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में आवासीय पुरास्थल है, और आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। इस प्रकार की गुफाओं में मानव के निवास की पुष्टि होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताए थे मानचित्र में कि कौन कौन से स्थल हैं पुरापाषाणिक स्थल जहाँ पर निवास की पुष्टि वगैरह होती है, तो उनमें भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पुरास्थल यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है। तो पुरास्थल हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ से हमें कोई ना कोई पुरातात्विक वस्तु प्राप्त होती है, जैसे औजार हो गया, जैसे बर्तन हो गया, जैसे इमारत वस्तुओं के अवशेष जहाँ से मिलते हैं, तो इन स्थलों को हम लोग पुरास्थल वगैरह कहते हैं। ये स्थल ज़मीन के ऊपर होते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण, हमारे पास एक हेडिंग यहाँ पर बताई गई है। तो पाषाण औजारों का निर्माण, आप एक चीज़ बताइए, अगर किसी पत्थर का उपयोग जो है औजार के रूप में करना है तो उस पत्थर में शल्क निकालना आवश्यक है। शल्क का तात्पर्य किससे है, तो इसका मतलब है कि उस पत्थर को नुकीला बनाना आवश्यक है। अब क्योंकि धातु की जानकारी इस दौर में नहीं थी और हमें पत्थर को नुकीला भी बनाना है, तो आप अच्छे से समझते हैं कि अगर हमें जो है पत्थर को नुकीला बनाना होगा तो उसे जो है एक हथौड़ी के रूप में दूसरे पत्थर से टकरा करके ही काटा छांटा जा सकता है। तो पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे हाथ में लिया जाता था और दूसरे पत्थर को हथौड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से हथियार बनाए जाते थे। इसी प्रकार से जब मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराया तो उससे आग की खोज हुई, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक तो तकनीक ये थी औजारों को बनाने की, दूसरी औजार बनाने की तकनीक थी जिसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। ये भी आपके पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दबाव सल्क तकनीक वगैरह क्या है या किसको हम दबाव सल्क तकनीक कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास दबाव सल्क तकनीक के बारे में कहा जाता है तो इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा पत्थर के सल्क निकाले जाते थे जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो एक प्रकार की तकनीक थी ये जिससे हम पत्थर के औजार वगैरह बना सकते थे, दबाव सल्क तकनीक। और एक था जिससे हम पत्थर से पत्थर टकरा करके पत्थर से ही छिल करके औजार वगैरह बनाते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के पाषाण औजारों के निर्माण की विधियाँ मौजूद थी। अब आग की खोज आप सभी ने पढ़ा है कि पत्थर से पत्थर को टकराने के कारण हुई। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि औजार बनाने की परंपरा में जब मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराया तो उससे जो है चिंगारी उत्पन्न हुई। अब आपको यहाँ मानचित्र के अंतर्गत कुरनूल गुफाओं को ढूंढना है।
कुरनूल गुफाएं मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, इसको नोट करना। कुरनूल गुफाओं में सबसे पहले जो है आरंभिक राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग को कई कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, उजाले के लिए आग को इस्तेमाल करते थे, खाना पकाने के लिए, मांस वगैरह पकाने के लिए, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इस प्रकार से आग का प्रयोग किया जाता था। कुरनूल गुफाएं मैंने आपको ऊपर इस मानचित्र के अंतर्गत बताई थी। यहाँ पर जो है ये कुरनूल गुफाएं आपके पास दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आग की खोज के बाद हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु से आप एक आधा चीज़ें ध्यान रखेंगे कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। 12,000 साल पहले लगभग दुनिया की जलवायु में बदलाव आए, जोग्राफिकली कुछ चेंजेस हुए और गर्मी बढ़ने लगी। घास के मैदान विकसित हुए इससे, और उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित सी बात है, जो घास पर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। तब जिस दौर में इन जानवरों की संख्या बढ़ी तो तब मानव ने सबसे पहले सोचा होगा कि इन जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है और अपने अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों से गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो इसी समय के आसपास लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जो है वो गेहूं, जौ, धान ये अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू किया होगा। ये कृषि की शुरुआत भी लगभग इसी दौर से हुई होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ नाम और तिथियों को लेकर के एक कॉलम दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस कॉलम को समझ लेना है। हम जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी मानव के पृथ्वी पर आने का समय जो है या आदि मानव के निवास का जो समय है, इस काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये नाम जो है हमारे पास इसके मिलते हैं। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। निश्चित सी बात है कि उस समय पत्थर के औजारों का महत्व था, इसलिए जो है इस काल को पाषाण काल नाम दिया गया है। पुरापाषाण काल जो था वो आपका 12,000 साल 20 लाख साल से और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पुरापाषाण काल जो है आपका ये 20 लाख से और 12,000, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 20 लाख से लेकर के और 12,000 तक जो है वो माना जाता है। 20 लाख से और 12,000 तक इसको हम लोग कहते हैं पुरापाषाण काल। इसके बाद 12,000 साल पहले तक का जो दौर है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और इसके अलावा उत्तर पुरापाषाण काल। इसके अलावा पुरापाषाण काल का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर पुरापाषाण काल। ये पाषाण काल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। देखिए, ये आपको समझना होगा कि जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल में मानव के इतिहास का सबसे लंबा समय व्यतीत हुआ, यानी मानव जीवन का सबसे लंबा समय पाषाण काल के दौरान गुजरा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जिस काल में पर्यावरण में बदलाव देखने को मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि तापमान बढ़ने लगा और उससे अनाज वगैरह जो है वो प्राकृतिक तौर पर उगने लगा, तो ये काल जो है वो मेसोलिथ काल कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण में बदलाव हुए, यानी इसको हम लोग मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो 20 लाख से 12,000 तक आपके पास पुरापाषाण काल और 12,000 से 10,000 साल पहले तक आपके पास मध्य पाषाण काल जो है वो चला था।
इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे होते थे और इन औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठे लगे या हंसिया या इस प्रकार के औजार हमको दोनों प्रकार के औजार मिलते थे, यानी हड्डियों से भी बने हुए, लकड़ियों वगैरह के प्रयोग से भी इस प्रकार के बने हुए औजार हमको देखने को मिलते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, यानी जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, वो 10,000 साल पहले शुरू होता है। और नवपाषाण का मतलब क्या होता है, तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में इसके बारे में हमको डिटेल में पता चलेगा, नवपाषाण काल के बारे में। तो फिलहाल आपको पुरापाषाण, मध्यपाषाण इतना ध्यान रख लेना है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण के अलावा अगर हम आगे चलें तो जब जलवायु में परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे, कैसा, ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। एक चीज़ आती है पाषाण काल के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है, जैसे आप उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं लखोडियार के चित्र वगैरह। तो इस प्रकार गुफाओं में रहने वाला आदिमानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र वगैरह बनाया करता था। ऐसे चित्र हमको भीमबेटका से मिलते हैं मध्य प्रदेश से, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से दिखाया गया है, ठीक है, बड़ी कुशलता से इनका सजीव चित्रण किया गया देखने को मिलता है। कौन क्या करता था, एक पॉइंट हमारे पास ये है कि कौन क्या करता था। अब आरंभिक लोग जो है वो शिकार, फल फूल का संग्रह करते थे, वो पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी, या पुरुष औजार बनाते थे, या पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे, या मतलब किसका क्या कार्य होता था, महिलाओं का क्या कार्य होता था, पुरुषों का क्या कार्य होता था, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ इस तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष करते थे, ये संभव है। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी, ये बात भी संभव है। कहीं पुरुष कोई और कार्य करते थे, कहीं महिलाएं कुछ और कार्य करती थी, ये जो है बिल्कुल संभव अवधारणा है। अब यहाँ एक पॉइंट दिया गया है जो आपको नोट कर लेना है, वो है भारत में शुतुरमुर्ग। तो भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं, और ये शुतुरमुर्ग के अवशेष पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, और इससे इनके छिलकों पर कुछ चित्रांकन भी किया गया है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे, यानी छोटे दाने वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। मनकों का उपयोग क्यों किया जाता था, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रही है। आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से हमें जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले, और ये पुरापाषाणकालीन अवशेष हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हुंसकी का सूक्ष्म निरीक्षण, अभी मैंने आपको बताया था एक पुरापाषाण स्थल जिसका नाम है हुंसकी। अब ये स्थल जो है क्यों महत्वपूर्ण है या किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हुंसगी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पत्थर के औजार बनाए जाते थे उसको हम लोग उद्योग स्थल कहते थे, उसको क्या बोलते थे, उद्योग स्थल। और हुंसगी जो है यहाँ पर जो अधिकांश औजार हैं वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ कह रहा है कि आप अपने मैप में जो है वो फ्रांस को ढूंढो, और फ्रांस में एक गुफा जो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने खोजी थी, वहाँ भी हमको गुफा में कुछ इस प्रकार का चित्र जो है वो बना हुआ दिखाई देता है। तो आदि मानव के समय में जो है वो गुफा चित्र वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। ये आपके पास इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट तिथियाँ जैसे पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण भी आपको ध्यान रखना है, 20 लाख से 12,000।
पुरापाषाण हो गया, 12,000 से 10,000 साल पहले नवपाषाण हो गया, और 10,000 साल पहले लगभग नवपाषाण काल हो गया हमारे पास। 12,000 से 10,000 मध्यपाषाण और 10,000 साल पहले नवपाषाण काल हो गया। तो यहाँ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर आता है, जिस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अब भोजन संग्रह से उत्पादन तक इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप क्वेश्चन वापस एनसीईआरटी का वही फॉर्मेट। तो यहाँ नई नुओं का उदाहरण दिया गया है। नई नुओं जो है वो अपना पसंदीदा खाना खा रही थी जिसमें ये सब चीज़ें शामिल थी। तो उसे यहाँ पर एक खाने की याद आई जो उसने अपनी स्कूल यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाया था, और वो मसालादार था, काफ़ी ज़्यादा मसालेदार खाना था। ऐसा क्यों? कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार के भोजन जो है उसके समझ हमारे पास किस प्रकार से विकसित होती है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग जलवायु की परिस्थितियों में, अलग अलग वातावरण में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। यहाँ तक कि मांस भी जो है, मवेशी भी जो हैं, वो आपको अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। जैसा कोई सूखा या पहाड़ी जलवायु क्षेत्र है तो यहाँ आपको भेड़ या बकरी जो है वो पालन ज़्यादा दिखाई देगा मैदानों की अपेक्षा में, क्योंकि भेड़ या बकरी जो है ऐसी जलवायु में सहजता से रह सकते हैं। तो भोजन भी इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग फसलों को अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है उगाने के लिए, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की खेती वगैरह होती थी। हमने जो है अध्याय 2 में पढ़ा, यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो वनस्पतियाँ पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल जो जैसे लोग करते थे वे भी बदलते रहे, और धीरे धीरे जो है खाने लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण, उनसे पौधा निकलना, यानी लगभग कृषि की शुरुआत की जो चीज़ें हैं, और धीरे धीरे इन चीज़ों से वे कृषक बन गए। आरंभिक समय में खुद ही जो है डंठल से बीज गिरा होगा और ज़मीन से पौधा निकला होगा, तो मानव को एहसास हुआ होगा धीरे धीरे कृषि का, और इस प्रकार वो एक कृषक बन गया। और कृषक बनने के बाद की जो अवधारणा है वो आपको समझाई गई है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, कृषक बनने की अवधारणा। ये पूरा चैप्टर आपको ये समझाना चाह रहा है कि कृषक बनने की अवधारणा क्या है। यहाँ आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कृषि हमारे पास एक ऐसा बिंदु है जिससे इतिहास में स्थायी आवास शुरू हुआ है। अब ये स्थायी आवास कृषि से कैसे शुरू हुआ? आप जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी फसल को उगा रहा है या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ उगा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि ऐसी कोई भी चीज़ उगाएगा तो उस फसल को उगने में एक समय लगेगा। आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे को पेड़ बनने में एक लंबा समय लगता है, एक प्रक्रिया लगती है। जब वो पौधे के दौर में होता है तो आपको उसे संरक्षण देना होता है, आपको उस पौधे को चिड़िया से बचाना होता है, जानवरों से बचाना होता है, काफ़ी बार उसकी खरपतवार वगैरह हटानी होती है, फिर वो एक पेड़ का रूप लेता है। यानी पौधे से पेड़ बनना या एक पौधे का पूर्ण रूप से विकसित होना एक लंबी प्रक्रिया है। वो कोई अल्प अवधि की प्रक्रिया नहीं है, वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो निश्चित बात है कि जब कोई दीर्घकालिक प्रक्रिया मानव के द्वारा अपनाई जाएगी तो वो जो है लंबे समय तक उस दीर्घकालिक प्रक्रिया को अगर फॉलो कर रहा है तो उसे उस स्थान पर रहना पड़ेगा, जिससे स्थायी आवास की परिकल्पना जन्म लेगी। अब कृषि जैसे ही मानव ने करना शुरू किया तो इस कृषि करने के साथ साथ मानव के स्थायी आवास की परिकल्पना भी शुरू होती है, यानी मानव एक स्थान पर रहना शुरू करता है। यहाँ हम देखते हैं कि आप सबसे पहले देखोगे तो इसी तरह जो है मानव ने कृषि की शुरुआत की, और इसमें आगे हमारे पास क्या क्या समझाया जा रहा है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है हमारे पास कि जैसे शुरुआती समय में कृषि वगैरह की शुरुआत के बाद सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते को पालतू बनाया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है
कि मानव ने सबसे पहले किस जंगली जानवर को पाला, तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला था। ये आपको ध्यान रखना है। कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था उसको पालतू बनाया। कुत्ते के बाद मानव ने भेड़ और बकरी का पालन करना शुरू किया, ये आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह वो धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। तो मानव धीरे धीरे कृषक बना, धीरे धीरे पशुपालक बना और इसके लिए उसे फिर भोजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बचने की प्रक्रिया। तो बचने की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें मानव ने कृषि करना शुरू किया, जिसमें मानव ने जो है वो पशुपालन की शुरुआत की। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वो बचने की प्रक्रिया जो है वो मानव के द्वारा शुरू की गई। इसी प्रकार यहाँ आपको ध्यान देना है कि मानव ने जिन जानवरों को पशुपालन के लिए चुना, यानी जिन जानवरों को सबसे पहले अपने पास पालने के लिए मानव ने चुना, तो देखा कि आम तौर पर उन जानवरों को चुना गया जो अहिंसक नहीं होते हैं, या फिर उन जानवरों को चुना गया जिन जानवरों से जो मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर जो होते थे उनके दांत और सींग छोटे होते थे। तो ऐसे जानवरों को चुना गया जो ज़्यादा घातक ना हो। यहाँ से हम आगे देखेंगे तो बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं तथा जौ है। उसी प्रकार सबसे पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ता है और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास आती है एक नवीन जीवन शैली। अब मैं जो कह रहा था वो ये है कि अगर आप आज किसी पौधे के बीज को बोकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें वक्त लगता है। कुछ दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल तक लग सकता है। जब लोग पौधे को उगाने लगे उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। जो मैं समझाना चाह रहा था कि स्थायी आवास की परिकल्पना जो है वो यहाँ से शुरू होती है धीरे धीरे। अब अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचा कर रखना आवश्यक था, तो इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात भी लोगों को सोचनी पड़ी और बहुत से इलाके में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन या टोकरियाँ बुनी गई जिससे अनाज को जो है संग्रहित किया जा सकता था। कई स्थानों में ज़मीन में गड्ढा खोदा गया और वहाँ पर अनाज को जो है सुरक्षित रखा गया। इसके बाद एक पॉइंट है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब जानवरों से जो है ना वो 2 प्रकार का भोजन हमें उपलब्ध हो सकता है। अगर पशुपालन से देखें तो दूध एक अच्छा स्रोत है भोजन का जो जानवर से प्राप्त होता है। दूसरा मांस जो है वो जानवर से मिलता है और निश्चित सी बात है कि जानवर की प्रजनन से संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। तो सीधे शब्दों में कहा जाता है कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये आपको समझना है आरंभिक समय में। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14, जहाँ पर मैंने आपको पीछे दिखाया था जो नीले वर्ग मैंने आपको बताया था, ये आपके पास नवपाषाणिक पुरास्थल हैं जहाँ पुरातत्वविदों को यहाँ से अब देखेंगे शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए क्षेत्र हैं। सीधे सीधे आपको यहाँ पर ये आगे चल कर के एक टेबल दिखाई गई है। ये टेबल ध्यान रखनी है जो मैंने आपको वहाँ पर मैप के अंदर भी बताई थी। ये क्या हो गया, एक मिनट। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर इस टेबल को आप देखेंगे तो ये पूछेगा आपसे, जैसा वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से क्या क्या मिला है। वो आपसे पूछेगा गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कहाँ से मिले हैं? ये कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चावल, मवेशी या मिट्टी पर खुरों के निशान, ये कहाँ से मिला है? तो ये महागढ़ा उत्तर प्रदेश से मिला है। गेहूँ और दलहन, ये गुफकराल आधुनिक कश्मीर से मिले हैं।
गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ से हमें ये अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ से मिला है? ये चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सूअर, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, यानी और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से कुछ अवशेष वगैरह मिले हैं, पर आपको ये टेबल अच्छे से नोट कर लेनी है और एक इम्पोर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना है कहाँ पर क्या क्या मिला। मैंने पहले भी बताया था कि कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में चावल की खेती के साक्ष्य मिले सबसे पहले। यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को। मेहरगढ़ पाकिस्तान में सुलेमान किरधर के पास, यहाँ गेहूँ जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। स्थायी जीवन की ओर में एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुर्जहोम कश्मीर का एक वो क्षेत्र है, बुर्जहोम का क्षेत्र कश्मीर का वो क्षेत्र है जहाँ से हमको गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ आप देखोगे तो जब पुरातत्वविदों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिलते हैं, जैसा कि बुर्जहोम जो वर्तमान कश्मीर में है, यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। अब इन्हें गर्तावास कहा गया है। गड्ढे के नीचे लोग जो घर बनाते थे इन्हें गर्तावास कहा गया है। काफ़ी बार पेपर में आया है क्वेश्चन कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बुर्जहोम कश्मीर से मिले हैं। गड्ढे में घर बनाए गए थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब गड्ढे में घर क्यों बनाए? तो यहाँ जो है ठंड के मौसम से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों ने इस प्रकार के घरों में जो है अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की व्यवस्थाओं को देखा। लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाया करते थे। तो बहुत सारी जगह हमारे पास ऐसे भी हैं जहाँ पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कुछ स्थल ऐसे हैं जो पुरापाषाणिक उपकरणों से अलग हैं, इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। यानी नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार होते थे वो और अधिक नुकीले होते थे और उन पर पॉलिश वगैरह चढ़ाई जाती थी। ओखली वगैरह का प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ नवपाषाण काल के आपके पास पत्थर के औजार दिखाए गए हैं, उपकरण दिखाए गए हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब बर्तनों का महत्व मैंने आपको बताया, खाने को भाई स्टोरेज रखना है तो उसके लिए मिट्टी के बर्तनों का भी उदाहरण हमको काफ़ी जगह मिलता है। इन पर अलंकरण भी किया गया, यानी मिट्टी के बर्तनों पर भी जो चित्रकारी है वो की गई है। अब बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लग गए थे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं ये सभी जगह एक साथ हुए होंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये सभी परिवर्तन सभी जगह एक साथ हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे मौसम के मुताबिक जो है ये परिवर्तन हुए। कई जगह हमने स्त्री पुरुष शिकार और भोजन करने का काम कर रहे थे, वहीं कुछ और जगह ऐसी थी जहां हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया गया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चला रहे थे, यानी अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियां थी। ये नवपाषाण काल में एक मिट्टी का बर्तन है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। अन्य रीति रिवाज, तो अन्य रीति रिवाज के अंतर्गत जो पुरातत्वविद हैं जब उन्होंने किसानों का अध्ययन किया तो प्रायः उनको कृषक और पशुपालक जो जानकारी मिली वो ये मिली कि वो समूह में रहते थे। अब प्राचीन समय में जो कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे उन्हें जनजाति कहते हैं, जैसे आज हम पढ़ते हैं ट्राइब्स, जनजातियाँ। विद्वानों ने पाया कि ये लोग रीति रिवाजों को मानते थे। ये जो जनजातियाँ होती थी वो रीति रिवाजों को मानती थी। अब जनजातियाँ क्या होती थी?
तो प्रायः जनजाति के लोग छोटी बस्तियों में रहते थे और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे के संबंधित होते हैं और इस तरह परिवारों के समूह मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि छोटी छोटी बस्तियों में जनजातियां रहती हैं और ज़्यादातर जो परिवार होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस प्रकार से एक समाज का निर्माण होता है जिसे हम जनजाति कहते हैं। तो जनजातियों में क्या क्या चीज़ें हैं, विशेष व्यवस्थाएं क्या हैं? तो जनजातियों में आपको जो है वो इस प्रकार से आपको जो है एक रीति रिवाज या एक कल्चर का विकास जो है वो भी देखने को मिलेगा। अब जनजाति के सदस्य जो हैं वो शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक के काम शामिल होते हैं। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार, झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। नाच गाना, घरों की सजावट जिंदगी का एक अहम हिस्सा जनजातियों का है। तो कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी, वृद्ध, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी शामिल होती हैं। इनमें वे देवी देवता होते हैं। ये सभी चीज़ें जनजातियों में विशिष्ट देखने को मिलती हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका प्रयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न है। इन अन्य समाजों के बारे में हम आगे इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर दिया गया है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये भी आपको समझना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास, किसके पास है? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ पालन सीखा। अब यहाँ पर आप अगर मेहरगढ़ को देखोगे तो यहाँ खुदाई में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण है, सूअर है, जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं और इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ के अलावा आपको चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये मेहरगढ़ के एक विशेषता आपके पास यहाँ पर दी गई है। मेहरगढ़ के अंतर्गत पहले और बाद, मेहरगढ़ में आपको ना थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखना कि जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देख लो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन्हीं कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। जब इस टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। ऑब्वियस सी बात है, टीले का सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होगा और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आम तौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो इसको आपको समझ लेना है, ये आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आप हड़प्पा के बारे में पढ़ोगे तो वो समझने के लिए आपको ये समझना है कि स्तर हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर, या टीला कैसे विकसित होता है जहाँ कभी किसी दौर में मानव के निवास की अवधारणा या मानव के निवास की पुष्टि हुई हो।
इसके अलावा आप मेहरगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये मेहरगढ़ की विशेषता है। यहाँ मेहरगढ़ का एक घर दिखाया गया है, 4 से ज़्यादा कमरे होते थे यहाँ घरों में, और ये निश्चित सी बात है कि एक आधा कमरा भंडारण के लिए ये लोग प्रयोग करते थे। अब जीवन के बाद जो है, यानी मृत्यु के बाद भी जो जीवन की अवधारणा है वो इन लोगों में होती थी। इसलिए हमको क्या देखने को मिलता है कि कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये आपको पूछेगा कि मानव के साथ साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कब्र हमको दिखाई गई है, और इस कब्र के अंतर्गत मानव के साथ साथ बकरी के भी हमको यहाँ पर अवशेष दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ हम आगे चलें तो एक स्थान पढ़ा था हमने वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, वो है आपके पास दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग को ढूंढो। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुर की घाटी में एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो आपको पूछेगा खरल और मूसल पत्थरों के उपकरण कहाँ मिले हैं, वो दाऊजली हेडिंग में मिले हैं। ये कहाँ है आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा, ये ध्यान रखना है आपको। एक इम्पोर्टेंट स्थान होगा, ये आपके पास काम आएगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठम यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिलते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। इसके बाद अगर हम अन्यंत्र चलें तो थोड़ा बहुत एक कॉलम यहाँ बनाया गया है, इसको देख लेते हैं, फिर हमारे पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अन्यंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि एटलस में तुर्की को ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। आपसे पूछे चताल युग कहाँ है, तो चताल युग तुर्की में है। ये कैसा स्थल है, ये नवपाषाण युग का स्थल है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। देखो एनसीईआरटी के कॉलम से ही ज़्यादा चीज़ें आयोग हमारे पास क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान रखना है कि नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है चताल युग, और ये कौन से देश में, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया था चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो यहाँ हमारे पास ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ आपके पास यहाँ दी गई हैं। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले शुरू हुआ। इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमारे पास होता है कंप्लीट। तो आज हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया, और इसके बाद हम लोग आगे चौथा चैप्टर जो है, दूसरा और तीसरा चैप्टर हम कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और साथ साथ आप इनके नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने इनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं अच्छे तरीके से, तो इनको जो है टाइम टाइम पर रिवाइज भी करते रहें। इससे आगे हम जो है कल इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।